we will study about computers. A computer is truly amazing machines that perform a specific sequence of operations as per the set of instructions given to it. What are the set of instructions means? जो हम उसे करने को बोलते हैं मीन्स कंप्यूटर एक मशीन है जो अपनी लर्निंग के हिसाब से काम करती है. व्हाट डज इट मीन्स? लर्निंग के हिसाब से काम करती है. मशीन लर्निंग्स होती हैं, कुछ एल्गोरिथम्स होती हैं जो हमें पहले से कंप्यूटर के अंदर देते हैं, जिन्हें हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहते हैं और कंप्यूटर की लैंग्वेज में वो प्रोग्राम्स होते हैं. राइट, दीज आर द सॉफ्टवेयर्स, प्रोग्राम्स जिन्हें हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर परफॉर्म करता है जैसा उसे बोला जाता है. जो भी उसके अंदर इनपुट किया जाता है उसे हम डेटा बोलते हैं. डेटा सिर्फ उसी को बोला जाता है जो इनपुट होता है, राइट और जो हमें मिलता है दैट इज आउटपुट और इंफॉर्मेशन और रिजल्ट वी कैन से. हम कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि हम डेटा जो है आउटपुट हमें डेटा मिल गया. एज अ रिजल्ट जो हमें मिलता है वो हमारा होता है यहाँ पे आउटपुट, डिजायर्ड इंफॉर्मेशन. तो एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम बना होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर और डेटा. राइट, हार्डवेयर मीन्स दैट मशीन्स, सॉफ्टवेयर मीन्स द these set of instructions which I am talking about. ये set of instructions जो codes हैं जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं. और कंप्यूटर की लैंग्वेज में you must have heard about languages, different languages, C, C++, Java, COBOL, Python. ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं जिनसे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं और यही सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कंप्यूटर को समझाए जाते हैं. Somebody. Right, and these are softwares. Users, computer operators. It can be जो ऑपरेट कर रहा है एज अ सर्वर साइड पे बैठा हुआ यूजर और क्लाइंट साइड पे बैठा हुआ यूजर, कोई भी हो सकता है. राइट, जैसे अभी हम लोग एज अ क्लाइंट काम कर रहे हैं, हम कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं एप्लीकेशंस का यूज करके. सपोज हमने कॉन्फ्रेंसेस पे क्लासेस रखी हुई हैं, अपनी ऑनलाइन क्लासेस. वी बोथ आर द यूजर्स बिकॉज वी आर यूजिंग इन आवर मशीन्स. हम अपनी मशीन का यूज करके, कंप्यूटर का यूज करके एक इंटरैक्टिव सेशन कर रहे हैं. तो वी बोथ आर द यूजर्स, राइट. और डेटा, ऑफ कोर्स, डेटा आर द रॉ फैक्ट्स व्हिच द कंप्यूटर स्टोर्स एंड रीड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स. कंप्यूटर रीड्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट, ये भी मैं आपको समझाती हूँ कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे. कंप्यूटर जो डेटा को रीड करता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स रीड करता है. सपोज यू आर एंटरिंग योर नेम इन द कंप्यूटर. While you enter your name, you use keyboard or some other things, touchpad of your phone, right? तो जो आप एंटर करते हैं सिस्टम के अंदर वो आप अपने अल्फाबेटिकल्स में या अपनी लैंग्वेज पे करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पे, अल्फाबेट्स पे. बट कंप्यूटर उसे एज एन बाइनरी नंबर लेता है, राइट. तो अंदर ट्रांसलेटर्स सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके इनपुट को, जो भी आपने डेटा कंप्यूटर को दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं मशीन लैंग्वेज पे. और फिर मशीन लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज 0101 वाली, उसमें उस डेटा को कंप्यूटर समझता है. तो इसीलिए लिखा हुआ है एंड रीड्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स. जो भी डेटा आप उसके अंदर दे रहे हो कंप्यूटर को, वो उस डेटा को हमेशा एज अ नंबर की तरह रीड करता है. इन नंबर्स को हम बाइनरी नंबर्स भी बोलते हैं. और ऐसी लैंग्वेज को जो कंप्यूटर यूज करता है दैट इज मशीन लैंग्वेज, राइट. हम चाहे किसी भी लैंग्वेज में कंप्यूटर से इंटरैक्शन करें, किसी भी लैंग्वेज में बात करें, जैसे मैं अभी आपसे हिंदी में भी बात कर रही हूँ, इंग्लिश में भी बात कर रही हूँ, तो ये जो कैप्चर हो रही है मेरी वॉइस एज अ डेटा है सिस्टम के लिए और उसको कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज दैट इज बाइनरी लैंग्वेज में 0101 के फॉर्म पे. और देन कंप्यूटर इसको समझता है और जो भी इस पे प्रोसेसिंग करके आगे इस पे काम करता है. बट ये इतना फास्ट होता है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतनी जल्दी ये काम हो रहा है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ और आपको सुनाई दे रहा है. हम दोनों के बीच में अगर टाइम देखा जाए तो 0 है, बट कंप्यूटर के लिए बहुत ज्यादा टाइम है, राइट. बिकॉज कंप्यूटर जो होता है नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, इस पे काम करता है. जो 1 सेकेंड का मिलियन सेकेंड होता है. अगर आप 10 मिलियन सेकेंड बना दो 1 सेकेंड के, जो 1 सेकेंड मिलेगा उसको, वो आपका जो होगा नैनो सेकेंड्स होता है. तो यहाँ पर ये चीज आप काफी आगे पढ़ेंगे क्लासेस में, कंप्यूटर के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स पढ़ेंगे, तो उससे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट. तो ये आपका डेटा कैसे किया जाता है. उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, यानी कि इस कंप्यूटर की. दैट इज द स्पीड. वी नो दैट इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है. एक्यूरेसी,
एक्यूरेसी के लिए ही हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, क्योंकि जो एल्गोरिथम्स बनाई गई होती हैं वो एक्यूरेसी बेस्ड ही होती हैं। अगर सिस्टम निकाल के हमें कोई आंसर देता है, कोई कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम या कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स किसी कहते हैं जिसे न्यूमेरिकल डेटा का एनालिसिस करके जो रिजल्ट हमारे पास आता है, उस रिजल्ट की अगर एक्यूरेसी की बात करें तो कंप्यूटर एक अच्छी एक्यूरेसी देता है इन कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन कैलकुलेशंस। तो एक्यूरेसी के लिए ही कंप्यूटर है, क्योंकि जो एल्गोरिथम्स उसमें गई होती हैं वो बहुत प्रूफ्ड एल्गोरिथम्स होती हैं। स्टोरेज एंड रिट्रीवल, कंप्यूटर आजकल एक एज अ स्टोरेज मीडियम बन चुका है। आप अपनी मशीन, इवन योर स्मार्टफोन यू आर हैंडलिंग विथ, दिस इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर। हम आगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में पढ़ेंगे। जो स्मार्टफोन्स हम लोग यूज कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर और मशीन का ही एक टाइप है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे सारा स्टोरेज और सारा रिट्रीवल डेटा का हम अब क्या करते हैं, कंप्यूटर्स में ही करते हैं। सब जगह सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं। अभी हम डेटा की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये स्लाइड शेयर करूंगी, तो भी इस डेटा को आप एज इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में अपने कंप्यूटर या अपने सिस्टम या अपने मोबाइल फोन पे स्टोर करके रखेंगे। और रिट्रीवल मतलब जब आपको जरूरत होगी तब आप उसको रिट्रीव कर लेंगे। तो स्टोरेज और रिट्रीवल का काम भी आज कंप्यूटर ने ही ले लिया, तो फाइल सिस्टम सारे प्लेस हो चुके हैं। रिपीटेड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, कंप्यूटर इसीलिए आपका यूजफुल है बिकॉज इसके पास रिपीटेड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज होती हैं, यानी कि जो भी एक प्रोसेस को आप कई बार रिपीट कर सकते हो, राइट। एक प्रोसेस कई बार रिपीट हो सकती है। रिलायबिलिटी, वी कैन रिलाई ऑन द कंप्यूटर बिकॉज रिलायबिलिटी इतनी ज्यादा है कि आज आप देख रहे हो किसी भी सेक्टर पे आप देख लो, अपने आप मेडिकल सेक्टर पे देख लो, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, किसी भी सेक्टर की बात कर लें तो आपका क्या होता है, सारा डेटा कंप्यूटर्स पे ही है, ताकि सर्वर के ही साइड पर है। सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई है, रिलायबिलिटी भी प्रोवाइड की है, और यहाँ पर अनऑथोराइज्ड डेटा की सिक्योरिटी की पूरी गारंटी लेता है कंप्यूटर। इसीलिए सारा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए रिलायबिलिटी भी यहाँ पर इसकी पूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी भी नो, ये बहुत फ्लेक्सिबल है, जब चाहे आप जिस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। अभी आप जिस तरीके से काम करना चाह रहे हो उस तरीके से करो, कल कोई नए मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं, नया सॉफ्टवेयर, नए तरीका होता है करने का काम, तो वो भी कंप्यूटर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। लो कॉस्ट है, अगर आप कॉस्ट की भी आप पे देखें, ह्यूमन कंपैरिजन करें, अगर हम ह्यूमन के वर्किंग उस पे सिनेरियो पे और सिस्टम के सिनेरियो पे, तो लो कॉस्ट जाती है कंप्यूटर पे काम करने पर। तो दीज आर द कैरेक्टर्स एंड मच मोर कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन ऐड on these characteristics. So these are the characteristics of computers, right? Now, what are the basic operations of computers? Basic operations पढ़ाने से पहले ये जो स्लाइड में पिक्चर बना हुआ है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। सी, ये कंप्यूटर सिस्टम का पूरा एक पिक्चर है और पूरा एक डायग्राम है, जिसको आप बनाना अपने, जब ये क्वेश्चन आपके पास अराइज होगा और या जैसे भी आप कंप्यूटर को समझा रहे हो, उस तरीके से आप इस पिक्चर को समझा सकते हो। तो यहाँ पर इनपुट होता है, और इनपुट के बाद यहाँ पे जो बड़ा बॉक्स दिया हुआ है उसको हमने डिवाइड किया हुआ है दो पार्ट्स में, दैट इज सीपीयू। और सीपीयू के अंदर हमने देखा हुआ है मेमोरी यूनिट। कभी कभी सीपीयू के अंदर केवल कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को ही जोड़ देते हैं और मेमोरी यूनिट अलग की जाती है। बट यहाँ पे सीपीयू के साथ तीनों चीजें बता दी हैं कि मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और इधर दिया हुआ है आपका आउटपुट यूनिट। सी व्हाट इज इट, it shows everything about the computer system. See, input unit means input devices which you use to input the data into the computer, means आप इनपुट के डिवाइसेस के थ्रू इनपुट करते हो डेटा को, जो रियल वर्ल्ड का डेटा होता है, बाहर का रॉ फैक्ट है, जो भी डेटा है। सपोज जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरी वॉइस ये रॉ एनवायरनमेंट की तरफ से आ रही है, तो ये एज ए इनपुट जा रही है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। और यहाँ पे इनपुट डिवाइस है आपका क्या इनपुट डिवाइस हो सकता है, यहाँ पे आपका वॉइस रिकॉर्डर यहाँ पर इनपुट डिवाइस हो सकता है, राइट। तो अगर मैं लिख के कुछ भेजती हूँ तो कीबोर्ड यहाँ पर इनपुट डिवाइस हो सकता है, और टच पैड है तो आपका टच पैड इनपुट डिवाइस हो सकता है, राइट। तो इनपुट डिवाइसेस यहाँ पर आते हैं जिनके थ्रू डेटा इनपुट होता है आपका कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, मीन सीपीयू के अंदर जाता है। मेन सीपीयू ही होता है जो उस इनपुट डिवाइस के डेटा को फिर प्रोसेस करता है। यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस में जितनी भी इनपुट डिवाइसेस होती हैं आपके पास, जैसे बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे मैंने अभी बताया कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है,
स्कैनर, टच पैड, जो भी, और जैसे ये स्पीकर, वॉइस रिकॉर्डर जो है जिसके वॉइस के थ्रू हम डेटा एंटर कर सकते हैं। आजकल तो लोग टाइप भी नहीं करते, सीधे वॉइस कर लेते हैं, तो वॉइस भी आपका एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो ये सारी डिवाइसेस क्या करती है, ये इनपुट को तो करती है डेटा को अंदर, इसके साथ साथ ही उस डेटा को, जो भी इनपुट किया हुआ डेटा है हमारा, उस डेटा को कन्वर्ट कर देती है, जो मैंने अभी आपको बताया था, मशीन लैंग्वेज पे, 0101 वाली फॉर्म पे। बिकॉज सीपीयू जो कंप्यूटर है आपका, वो उस डेटा को एज ए रॉ फैक्ट में नहीं एक्सेप्ट करता है। मीन सपोज आपने अपना नाम लिखा, अल्फाबेट्स पे लिखा अपना नाम, तो अल्फाबेट्स पे अपना नाम लिखने को ऐसे ही कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज कंप्यूटर जो डेटा लेता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म पे रीड करता है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था। तो इट मीन्स इन इनपुट डिवाइसेस पे वो सॉफ्टवेयर लगे रहते हैं, ट्रांसलेटर्स लगे रहते हैं, जो उस डेटा को कन्वर्ट कर देते हैं मशीन लैंग्वेज पे, कंप्यूटर की लैंग्वेज। और कंप्यूटर की लैंग्वेज यहाँ पर है बाइनरी लैंग्वेज, 0101 टर्म्स, isn't it? तो यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस का रोल ये होता है कि कैप्चरिंग द इनपुट एंड कन्वर्ट दैट इनपुट इनटू द मशीन लैंग्वेज। अब ये इनपुट जाता है आपके प्रोसेसिंग पे। तो प्रोसेसिंग को जो बड़े बॉक्स पे यहाँ पे दिखाया है, प्रोसेसिंग मतलब सीपीयू यहाँ पे प्रोसेस करेगा, और सीपीयू डिवाइडेड है यहाँ पर कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पर, और यहीं पे आती है आपकी मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी का कंसेप्ट ये होता है, जो भी इनपुट आता है जहां पे वो रहता है, दैट इज कॉल्ड मेमोरी स्पेस, राइट, रिजाइडिंग स्पेस वी कैन से। और मेमोरी भी यहाँ पे दो टाइप्स की होती है, आगे हम इसको स्टडी करेंगे, दैट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो मेमोरी को भी टू पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, आगे हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में डेटा कब होता है और सेकेंडरी मेमोरी में डेटा कब होता है, आगे हम इसको स्टडी करेंगे इसी स्लाइड पे। और जो मेन काम होता है सीपीयू का, दैट इज कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से स्पेशली बना रहता है सीपीयू। सीपीयू इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये आपने छोटी क्लासेस पे भी पढ़ा होगा। एक्चुअल प्रोसेसिंग डेटा की यहीं पर होती है। अब आप डेटा को सपोज कोई डेटा, आप न्यूमेरिकल डेटा दे रहे हो कि आप कोई कैलकुलेशन करने को बोल रहे हो कंप्यूटर से, तो यानी कि आप उसमें कुछ अर्थमेटिक करना चाहते हो, मैथमेटिकल टर्म्स। लेकिन अब सिंपली जो हम लोग काम करते हैं, डेटा देख रहे हैं, ले रहे हैं, शो कर रहे हैं, कोई कमांड दे रहे हैं, जैसे कि अभी एक सिस्टम खोल रहे हैं, कुछ भी सिस्टम के कंप्यूटर के लिए वो डेटा है। कोई कमांड, आपने केवल अपना नाम लिखा, वो भी एज ए कंप्यूटर के लिए कमांड है, इनपुट गया उसके अंदर, बस उसने उसको शो कर दिया, उसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करा, शो कर दिया। या फिर आप कुछ चीज सर्च कर रहे हो, सपोज जैसे गूगल पे सर्च करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सिस्टम एज एन इनपुट लेता है हमारी कमांड को, जो भी हमने सर्च करना है, फिर वो लॉजिक चलाता है वहां पे, इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें आपके पास हैं आपके सर्वर में गूगल के, वहां से सारे लिंक आपको सेंड करके दे देता है। तो ये लॉजिक है, राइट, मतलब उसने उस कीवर्ड्स को मैच करके उस गूगल के डेटाबेस में, सपोज आपने सर्च किया, कुछ भी चीज आप सर्च करते हो कि व्हाट इज एमएचए, आपने ये सर्च किया, तो एमएचए वर्ड एज ए कीवर्ड काम करेगा गूगल के डेटाबेस में। जहां भी एमएचए वर्ड से रिलेटेड कोई भी चीज होगी, पहले तो व्हाट इज एमएचए वाला ही पूरा पूरा कीवर्ड अगर मैच हो गया, तो वही वाली सारी लिंक, वही स्लाइड्स आपको गूगल शो कर देता है। सही होता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर ने किया लॉजिक, मतलब लॉजिक दिखाया अपना, लॉजिकली अब कीवर्ड्स को मैच करके डेटाबेसेस पे, जहां जहां भी डेटाबेसेस है वहां से उन्हें लिंक करके आपको शो कर दिया। एंड कितनी जल्दी ये काम हुआ, यहाँ पे कंप्यूटर की स्पीड भी आप देख सकते हो, कितनी जल्दी ये काम हुआ, जबकि गूगल के डेटाबेसेस अलग अलग जगह पर हैं। गूगल के डेटाबेसेस अगर देखा जाए तो अलग अलग सिटीज पर, अलग अलग कंट्रीज पर भी हैं। तो वहां से डेटा विद इन सेकंड भी नहीं बोल सकते हम लोग, उससे भी कम समय पे आपके पास आ जाता है जब भी हम कुछ चीज सर्च करते हैं। तो इतना इसके स्पीड इतनी फास्ट है, इतनी जल्दी ये पूरा ग्लोबली नेटवर्क के थ्रू काम करता है। तो ये यहाँ पे चला है इसने लॉजिक, तो इसलिए एएलयू को बोला जाता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, या तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन या लॉजिक कैलकुलेशन, जिसके थ्रू वो प्रोसेसिंग कर रहा है, प्रोसेसिंग करके अब आपको आउटपुट देगा, राइट। तो ये आउटपुट फिर आपका क्या होगा, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमारे पास आ जाता है। अब यहाँ पे फिर आउटपुट डिवाइसेस का रोल होता है। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं आपकी, जिसके थ्रू आपका डेटा आउटपुट होगा,
ठीक है। अब आउटपुट मीन्स आप देखना चाहते हो उस डेटा को, सपोज आप प्रिंट फॉर्म पे उसका प्रिंट निकालना चाहते हो या प्रोजेक्टर पे केवल देखना चाहते हो, तो ये सब आपकी आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब आउटपुट डिवाइसेस जैसे मॉनिटर है, अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो ये सब, तो ये मॉनिटर है आपका। मॉनिटर आपको ये डेटा दिखाई दे रहा दिखा रहा है, और एज ए वॉइस जो मेरी अंदर जा रही है एज एन इनपुट, और आपको जो सुनाई दे रही है वो आउटपुट है। मैं जब बोल रही हूँ तो मेरा सिस्टम मेरी वॉइस को एज एन इनपुट कैप्चर कर रहा है, और जो अंदर प्रोसेसिंग होके आपको सुनाई दे रही है जो मेरी वॉइस, दैट इज आउटपुट फॉर यू, राइट। और उसी फॉर्म पे हो रहा है जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है। बट इसके अंदर इतनी सारी प्रोसेस हो रही है। जैसे ही मेरी वॉइस कैप्चर होती है, सबसे पहले इसको कैप्चर करने वाली डिवाइस यहाँ पर सिस्टम पर है, जो भी वॉइस रिकॉर्डर है, ठीक है। उसने इसको कैप्चर करा, एज एन इनपुट ले लिया। कैप्चर करने के बाद इसी वॉइस को कन्वर्ट कर दिया मशीन लैंग्वेज, मतलब 001 वाली फॉर्म पे। उस पे कन्वर्ट करने के बाद सीपीयू तक पहुंचाया। सीपीयू ने देखा कि इसमें कोई कैलकुलेशन तो ऐसा कुछ होना नहीं है, एज इट इज ये वॉइस इस डेटा पर जहां भी मैंने लिंक किया हुआ है इन एड्रेसेस पर, इन मशीन्स पर जानी है। तो वहां से वो सीधे लिंक कनेक्ट करके, लॉजिकली लिंक को कनेक्ट करके आप तक आपके डेटा, आपके एड्रेस, आईपी एड्रेस इंटरनेट पे घूम के फिर के डेटा आपके पास पहुंच गया। जब डेटा पहुंचा तो कैसे पहुंचा? 0101 वाली फॉर्म पे पहुंचा, सिस्टम से तो ऐसे ही पहुंचा। आउटपुट डिवाइसेस, अब जैसे आपका मॉनिटर है आउटपुट डिवाइस, या स्पीकर है आपका जिससे आवाज आपको सुनाई दे रही है मेरी, उस जगह पर फिर से ये ट्रांसलेटर काम करने लगते हैं सॉफ्टवेयर, जो इस मशीन लैंग्वेज जो मिली हुई, जो मेरी वॉइस मशीन लैंग्वेज में मिली हुई है, नाउ इट विल बी अगेन कन्वर्टेड टू द सेम वॉइस जैसे मैं बोल रही हूँ, और तब आपको सुनाई दे रही है। तो यू वोंट बिलीव कि ये इतना का सारा काम अंदर इंटरनली चल रहा है, बट इतना कम समय ले रहा है, जिसे हम 0 टाइम बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज पे। तो आप बोलोगे मैम इसमें तो कोई समय ही नहीं लग रहा है, आप जैसे बोल रहे हो वैसे में सुनाई दे रहा है, बट इंटरनली इतना काम हो रहा है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना कितना स्पीड होगी इस कंप्यूटर की, ठीक है। तो ये सब बिकॉज ये स्पीड जो कंप्यूटर की है, इसके हिसाब से ये बहुत फास्ट काम करता है, नैनो सेकेंड्स, पिको सेकेंड्स पे काम करता है। इसके लिए ये बहुत टाइम होता है, राइट। तो वहां पे फिर आउटपुट डिवाइसेस इसको कैप्चर करके अपने फॉर्म पे डेटा हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस का काम है। तो इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को आप समझा सकते हैं अच्छे से कि इनपुट डिवाइसेस ये काम करती हैं, इस तरीके से डेटा आपका कन्वर्ट होता है, फिर प्रोसेसिंग में जाता है। प्रोसेसिंग यहाँ पर डिवाइडेड है सीपीयू, सीपीयू के अंदर मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कहीं कहीं पर सीपीयू को केवल कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पे ही डिवाइड किया गया है, और मेमोरी यूनिट अलग है, बट कंबाइंडली इन सबको बोलते हैं हम लोग, कंबाइनली हम लोग इसको बोलते हैं सीपीयू, ठीक है। तो इसके आगे जैसे लिखा हुआ है आपका कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं, ये हम देखते हैं यहाँ पे। In computing, an input device is a piece of equipment used to provide data and control signals to an information processing system, such as a computer or information appliances. Examples of input devices includes keyboard, mouse, scanners, digital cameras, joysticks, and microphones. Just everybody knows, may be familiar of all these input devices. Right? So these are the input devices. आप इन्हें थोड़ा learn कर लेना. Sometime it can be asked, write some input devices, output devices, right? And same way, output devices are there. There are different components in the computer system. They have their own working mechanism. Some components take input, some processes take data, and some gives output. So all these components combine to make our work easier, comfortable, and convenient. So output devices is compatible of a computer system that takes data or instructions after processing. So how will you write about output devices? You will write output device takes data from the computer systems, but input device data from the real world, from the user. Input device data कहाँ से लेती है? आउटर वर्ड से लेती है, यूजर से लेती है, जबकि आउटपुट डिवाइस जो डेटा लेती है वो डेटा आपका लेती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर से, मतलब प्रोसेस्ड डेटा,
ठीक है, आपने कंप्यूटर सिस्टम पे लिखा कि भाई मुझे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, 2 और 5 को ऐड करना है, 2 एंड 5 का एडिशन क्या होगा, आपने सिस्टम पे ये एंटर किया 2 + 5, राइट, व्हाट इज द आंसर, व्हाटएवर अपने तरीके से। तो ये कीबोर्ड एक्सेप्ट करेगा आपका क्वेरी, कीबोर्ड्स के थ्रू करा आपने या फिर वॉइस के थ्रू, माइक्रोफोन्स के थ्रू करा आपने, तो वो उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज पे, सीपीयू को दे देगा, तो सीपीयू को समझ आ जाएगा कि ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इस पे काम करेगा, यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म है तो हमें यहाँ पे अर्थमेटिक यूज करना है, तो वो कैलकुलेशन हो जाएगी उसकी, और उस कैलकुलेशन को फिर आगे किया जाएगा आउटपुट डिवाइसेस के लिए पास। अभी जो आउटपुट डिवाइस पे जाएगा वो कैसा डेटा जाएगा, वो मशीन लैंग्वेज वाला डेटा जाएगा, राइट, 0101 की फॉर्म पे, उसको फिर आउटपुट डिवाइस रिसीव करेगा और वापस उसको कन्वर्ट करेगा वही ह्यूमन रीडेबल फॉर्म जिसमें उसको मिला था, एज एन इनपुट आया था डेटा, और वो फिर हमें एज ए रिजल्ट दिखाई देता है, ठीक है, तो वो प्रोसेस्ड डेटा है हमारे पास। अब जो आंसर आया हमारे पास, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस्ड डेटा, ठीक है, तो आउटपुट को कभी कभी प्रोसेस्ड डेटा भी बोला जाता है, रिजल्ट, आउटपुट, प्रोसेस डेटा या इंफॉर्मेशन, ये सारे वर्ड्स हैं आपके उस डेटा के लिए जो कि आपको आउटपुट की टर्म पे मिला है। वैसे उसे डेटा बोलते ही नहीं, उसे आउटपुट ही बोलते हैं। तो कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं यहाँ पे जो कि हमें डिस्प्ले भी करती है, अगर हमें डिस्प्ले चाहिए तो हमें मॉनिटर चाहिए, हमें केवल अपना आंसर एज एन डिस्प्ले देखना है मॉनिटर स्क्रीन पर। साउंड की फॉर्म पे देखना है तो स्पीकर्स आपके पास होते हैं, ऑडियो स्पीकर्स, जो कि अभी आप सुन रहे होंगे मेरी वॉइस ऑडियो स्पीकर्स पे, राइट। और ये स्लाइड अभी आपका दोनों चल रहा है, देखो मॉनिटर्स के थ्रू यहाँ पर आपको स्लाइड्स देख भी रही हैं, और स्पीकर्स के थ्रू, ऑडियो स्पीकर्स के थ्रू आपको मेरी वॉइस भी सुनाई दे रही है जो आपके लिए आउटपुट है, ठीक है। मैं तो जो दे रही हूँ वो इनपुट है, बट आप जो सुन रहे हो दैट इज आउटपुट, तो वो इट हेल्प्स विद द ऑडियो स्पीकर्स। इसी तरीके से प्रिंटर है, सपोज आपको हार्ड कॉपी में चाहिए तो ये सब प्रिंटर के थ्रू प्रिंट होके आता है। हेडफोन्स के थ्रू भी हम सुनते हैं, तो हेडफोन्स को भी इस कैटेगरी में डाल दिया है। प्रोजेक्टर्स एवरीबॉडी नोस, जब हम प्रोजेक्टर की फॉर्म पे देखते हैं, जीपीएस, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड्स, ब्रेल रीडर, प्लॉटर, ये सारे आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू आप डेटा किसी न किसी फॉर्म पे यूजर तक डेटा पहुंचता है, डेटा मतलब प्रोसेस डेटा पहुंचता है, आउटपुट पहुंचता है। तो ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं आउटपुट डिवाइसेस के, राइट। तो ये एक पूरा आपका सिस्टम हो गया कि आपका क्या इनपुट था, प्रोसेसिंग क्या है और इसका आउटपुट क्या है। अब यहाँ पर मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, तो ये भी मैं आपको समझाती हूँ कि मेमोरी क्या है। इनपुट एवरीबॉडी नोस, जब रॉ डेटा आता है तो वो एज एन इनपुट जाता है, इनपुट जाने के लिए इनपुट डिवाइसेस होती है हमारे पास बहुत सारी, इनपुट डिवाइसेस को आप लिखेंगे, और इनपुट डिवाइसेस का काम डेटा को कैप्चर करने के साथ साथ उस डेटा को मशीन लैंग्वेज पे कन्वर्ट करने का भी होता है। मीन्स डेटा मशीन लैंग्वेज पे मशीन लैंग्वेज क्या होती है, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, जिसे बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, जिसमें कंप्यूटर समझता है। हम लोग जिस लैंग्वेज पे समझते हैं वो हमारी लैंग्वेज है, राइट, पर कंप्यूटर की एक ही लैंग्वेज होती है, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में उसे बात करो, चाहे ऑडियो दो उसे, वीडियो दो उसे, कोई पिक्चर दे दो उसे, वो उसको हमेशा कन्वर्ट किया जाएगा मशीन लैंग्वेज में, दैट इज 0101। machine language is in the form of 0101 form. It has only two symbols. Machine language has only two symbols, that is 0 and 1. Whatever it has to write in the form of 01. And it is very complicated language. It can understand by only computer systems. और computer system कैसे समझते हैं? Because algorithms बनाई गई हैं पहले से, जब कंप्यूटर डेवलप हुए थे तभी ये बन गया था आपका, मशीन लैंग्वेज के थ्रू ही कंप्यूटर को समझा जाएगा। इसीलिए उस टाइम पे मशीन लैंग्वेज, जब पहले कंप्यूटर्स बने थे, हम आगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पे भी बात करेंगे, उस टाइम पे जब कंप्यूटर्स बने थे 70s के पहले इसके टाइम पर, तो कंप्यूटर्स एक सिंपल ऐसे मशीन नहीं होती थी कि हम उसे हाथ में पकड़ के काम कर लें। उस टाइम पे जो कंप्यूटर्स होते थे बहुत बड़ा एक प्लांट होता था, एक सेटअप बना रहता था, कई डिवाइसेस लगी हैं, कई तारें लगी हैं, बहुत सारा काम है। तो वहां पे जो एक दो तीन कंप्यूटर प्रोफेशनल्स होते थे, साइंटिस्ट होते थे, वही से ऑपरेट कर पाते थे, क्योंकि मशीन लैंग्वेज उन्हीं को आती थी। वो हर जैसे ए है, अल्फाबेट ए को भी मशीन लैंग्वेज पे कन्वर्ट किया जाता था, और फिर कंप्यूटर पे जो भी डेटा आप दोगे वो इन द फॉर्म ऑफ दैट 0101 फॉर्म पे ही डेटा वहां पे
जाता था। तो इसीलिए कंप्यूटर का यूज़ नहीं हुआ था इतना, क्योंकि और ना ही हम उतना यूज़ कर पाए थे। बट ग्रेजुअली विद द इन्वेंशन ऑफ सेवरल अदर थिंग्स, माइक्रोचिप्स, इनका जब इन्वेंशन धीरे-धीरे होता रहा, तो जनरेशन वाइज़ जनरेशन कंप्यूटर्स आप देखो इतने हमारे कॉम्पैक्ट हो गए हैं कि हम इनको एज़ एन डिवाइस पर हाथ में एज़ अ स्मार्टफ़ोन यूज़ कर सकते हैं। तो ये जनरेशन टू जनरेशन विद द इन्वेंशन ऑफ सेवरल थिंग्स, ये इसका इन्वेंशन के कारण ये सब हुआ था। तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट? तो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर यू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज व्हाट आर मेमोरी यूनिट्स। इज इट ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू और आर यू गेटिंग दिस टर्म्स? और आप मुझे बता दीजिए, समझ में आ रहा है तो। मेमोरी यूनिट्स की बात करते हैं। This is storage or memory. See, there are two types of storage devices. Storage devices और memory same ही चीज है. Memory unit या storage unit दोनों एक ही चीज है. So there are two types of memory units or storage unit, that are primary storage and secondary storage. Now, what are primary storage? Primary storage means एक ऐसा storage होता है जहां पर जो भी जब हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, सी अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो ये प्रोसेसिंग हो रही है, तो ये जितना भी डेटा है, वॉइस है, ये प्राइमरी स्टोरेज में जाता है। ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज जनरली रिफर्ड एज अ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे हम देखते भी हैं जब हम कंप्यूटर्स खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं या फिर स्मार्टफोन खरीदते हैं, तो हम देखते हैं ना कि हमारे पास कितनी रैम है। तो बिकॉज रैम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इट्स अ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मीन्स जो डेटा जब प्रोसेस में डेटा होता है, सपोज अभी हमारी यहाँ पे कॉन्फ्रेंस चल रही है, बात चल रही है, कॉन्फ्रेंस क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो अभी कुछ प्रोसेस में हो रहा है आपके सिस्टम पे, है ना, आपकी मशीन अभी प्रोसेस पर है, कुछ डेटा प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। तो अभी जितना भी डेटा है, जितनी भी हम बातें कर रहे हैं, जो आप स्लाइड्स देख रहे हो, जो आपकी ये एप्लीकेशन रन हो रही है, जो आपने जो गूगल मीट खोला हुआ है, एप्लीकेशन रन हो रही है, ये सब अभी आप प्राइमरी मेमोरी में हो, ये सारा डेटा प्राइमरी मेमोरी पे रन हो रहा है, जिसे रैम कहते हैं। और जैसे ही हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, क्लास खत्म हो जाएगी, हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो वो जितना भी डेटा यहाँ पे प्राइमरी रैम पे था, ये अभी ऑटोमेटिकली वहां से इरेज हो जाएगा, राइट? मतलब सिस्टम पे नहीं रहेगा अंटिल यू सेव। जब तक आप कुछ चीज सेव नहीं करोगे, तब तक ये नहीं रहेगा। आप बाहर आ जाओगे तो क्लासेस खत्म, ये जो डेटा आपको दिख रहा है ये भी सब खत्म, वॉइस भी खत्म, राइट? तो इसको कहते हैं रैम। तो रैम वहां पर होती ही इस तरीके की मेमोरी है, जिसके लिए एक वर्ड और यूज होता है, दैट इज वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मीन्स होता है कि जब तक प्रोसेस में है, ऐसा नेचर, किसी भी चीज का ऐसा नेचर कि जब तक वो प्रोसेस में है तब तक वो रहेगा, उसके बाद वो नहीं रहेगा। आप पूरे सिस्टम पे ढूंढ लो, ये स्लाइड्स आपको ऐसे कहीं नहीं मिलेंगी जब तक अंटिल यू सेव इट, राइट? तो इस तरीके की रैम होती है। तो जितनी अच्छी रैम होगी आपका, उतना डेटा आपका, उतनी अच्छी प्रोसेसिंग होगी। यू कैन अंडरस्टैंड इट जस्ट लाइक एक स्टेज है, और परफॉर्मेंस आपकी उसी स्टेज में होनी है, और जितना बड़ा स्टेज होगा उतना बड़ा प्रोग्राम आपका रन करेगा। इसीलिए अगर आप देखो, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ आपको। इसी तरह आप देखो, जब जैसे जैसे न्यू इन्वेंशंस हो रही हैं, बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस रन कर रहे हो आप अपने छोटे से कंप्यूटर पे भी या फिर स्मार्टफोन्स पे भी, तो आप देखते हो ज्यादा से ज्यादा रैम आने लगी है। 2 GB 1 GB पहले होती थी कि बहुत ज्यादा रैम होती है। इससे पहले तो कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल फोन पे इससे भी कम रैम होती थी, 256 MB की रैम, ठीक है ऐसे। बट अब धीरे धीरे 1 GB रैम, 2 GB, 4 GB, 8 GB, है ना, 32 64 GB। तो इन सच है रैम, मतलब इतना बड़ा स्टेज है आपका, इतना जितना बड़ा स्टेज करेंगे उतनी बड़ी परफॉर्मेंस वहां पे एक्टिवली परफॉर्म हो पाएगी। बिकॉज नाउअडेज बहुत सारी एप्लीकेशंस रन करते हो आप, नई नई एप्लीकेशंस आने लगी हैं, अपडेटेड वर्जन में आने लगी हैं, ठीक है। बहुत सारी एप्लीकेशंस, आप इंस्टा चलाते हो, हम लोग फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप, ये सब एप्लीकेशंस ही हैं। गूगल क्रोम, हम LMS चलाते हैं, बड़े सॉफ्टवेयर चलाते हैं। इफ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, तो माइट भी कंपनी का भी कोई सॉफ्टवेयर होता है, राइट? तो वो भी एक एप्लीकेशन है। तो जब वो रन हो रही है, मीन्स जब उस पर काम हो रहा है, तो वो सारी एप्लीकेशन उठ के आपके रैम पर ही आ रही है। तो अगर आपकी उस केस पर रैम छोटी होगी तो वो एप्लीकेशन रन ही नहीं होगी, है ना। इसलिए अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, आपकी रैम भी बढ़ के आ रही है सिस्टम्स पे। अगर आप कम रैम लोगे
तो काम नहीं चलेगा आपका। बट रैम क्या होगी आपकी? रैम पे डेटा तब तक ही होगा जब तक आप प्रोसेस पर हो। आप कितना भी बड़ा स्टेज बना लो, जब तक आप परफॉर्मेंस करोगे तभी आप उस पे रहोगे। परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है तो हम लोग स्टेज से बाहर आ जाते हैं, राइट? तो रैम को आप बिल्कुल ऐसे ही समझ सकते हैं यहाँ पे। तो हम इसे पढ़ते हैं। लेकिन अब जब हमको डेटा स्टोर करना होता है तो फिर हम इस रैम यानी कि प्राइमरी स्टोरेज से हट जाते हैं। तब आता है आपका सेकेंडरी स्टोरेज। जैसे अभी आपके सिस्टम में सेकेंडरी स्टोरेज भी है, बहुत सारी अदर्स फाइल्स होंगी, आपका डेटा होगा, व्हाट्सएप चैट्स होंगी, पिक्चर्स होंगी, फाइल्स होंगी। तो वो अभी जो सेव है वो रैम पे नहीं है, वो सब आपकी सेकेंडरी स्टोरेज पर है। तो जब भी आप किसी को खोलोगे तो वो उठ के फिर रैम पर आ जाएगी, और जैसे आप उसे बंद करोगे तो वापस अपनी जगह पे चले जाएगी। इन केस सपोज यू वांट टू मॉडिफाई समथिंग इन एनी फाइल, तो आपने आज फाइल स्टोर करी है, अभी वो सेकेंडरी स्टोरेज पे स्टोर्ड है। अब आप उस फाइल पे कुछ काम करना चाहते हो, आपने उस फाइल को खोला एंड यू ट्राई टू ऐड सम मोर थिंग्स ऑन दैट फाइल, एंड यू आर ट्राइंग टू ऐड, और आप इसको ऐड कर रहे हो, तो दैट टाइम यू आर इन द रैम, क्योंकि वो प्रोसेसिंग सारी रैम पर ही होगी। सेकेंडरी स्टोरेज पे प्रोसेसिंग नहीं होती, कोई भी काम नहीं होता वहां पे। किसी भी काम को होने के लिए उठ के पहले रैम पे आना होता है। तो वो फाइल आपकी उठ के रैम पे आ जाएगी, और आपने उसमें प्रोसेसिंग मतलब आपने कुछ डेटा और ऐड ऑन करना था, वो आपने उस फाइल पे कर लिया, राइट? अब आपको सपोज ये लगता है कि ये तो ऑलरेडी सेव की हुई फाइल है मेरी, तो आप बिना सेव करे उसको वापस छोड़ देते हो। अब क्योंकि रैम पे तो डेटा परमानेंट होता नहीं है, तो आपकी फाइल सेव तो होगी वो, क्योंकि जो पहले सेव करी थी बस उतना ही डेटा उसमें सेव होगा। जो आज आपने लिखा था, जो भी आप उसमें ऐड ऑन करना चाह रहे थे उस फाइल पर, वो उस पे एडिशनल डेटा आपको फाइल पे नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उसको दोबारा सेव नहीं किया। तो एवरी टाइम वट एवर, मैंने बोला था रैम पे आप कोई भी काम कर रहे हो, इफ यू वांट दैट वर्क तो यू हैव टू सेव इट अगेन एंड अगेन, राइट? इसीलिए जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें हर काम को सेव करते हुए चलना होता है। अगर वो रैम से हट गया किसी भी फॉल्ट की वजह से, तो दैट विल नॉट बी रिकवर्ड। और इसीलिए कहते हैं इसको वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मीनिंग यही होता है, एक बार जो चीज चले जाती है वो रिकवर नहीं होता। ऐसा सब्सटेंस जो एक बार चला गया वो रिकवर नहीं हो पाता, उसे वॉलेटाइल वर्ड यूज करते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे रैम को बोलते हैं एज अ वॉलेटाइल मेमोरी, राइट? सो प्राइमरी स्टोरेज और रैम एक ही चीज है, सेकेंडरी स्टोरेज अलग है। सी प्राइमरी स्टोरेज की बात करते हैं तो प्राइमरी स्टोरेज इज कॉमनली रिफर्ड टू एज सिंपली प्राइमरी मेमोरी which is volatile in nature, such as the RAM, random access memory, which is a primary memory and tends to lose data as soon as all the computer reboots or loses power, right? आपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, सडनली रीबूट्स हो गया या पावर लूज हो गई, सिस्टम बंद हो गया, तो अब जो भी डेटा वहां पर आप काम कर रहे थे, यू वर ऑन द रैम ऑन दैट टाइम, you will not find out that data again if because you didn't save it, right? So that is why this जो इसकी ये वाली प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं वॉलेटाइल। इट होल्ड्स डेटा और इंफॉर्मेशन दैट कैन बी डायरेक्टली एक्सेस बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पे रैम जो होता है वो इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली जो भी उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग से मिल या सीपीयू जो भी डेटा दे रहा है ना प्रोसेस करके, वो रैम को दे रहा है, तो वो डेटा इसके पास होता है। RAM is stored in integrated circuits for immediate access with minimum or no delay. RAM का जो RAM stored होती है, जो आपकी RAM है, आप वो फिजिकली आप कभी देखना खोल के अपना सिस्टम या कुछ अगर आपको मौका मिले तो एक इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, छोटे छोटे सर्किट्स, वहां पर रैम होती है, ठीक है? और ये सिस्टम के पास सीपीयू के पास जाती है ताकि मिनिमम डिले में इस पे काम हो जाए, तो जल्दी से जल्दी, क्योंकि सीपीयू को हर बार प्रोसेस के लिए डेटा चाहिए होता है, तो सीपीयू एक्चुअल में प्रोसेस कर रहा है डेटा को, तो रैम उसके पास ही होती है। सेकेंडरी स्टोरेज दूर होते हैं। इट्स अ हाई स्पीड डेटा स्टोरेज मीडियम विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द प्रोसेसिंग यूनिट वाया द मेमोरी बस, allowing active programs to interact with the processor। अब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब है कि ये बहुत हाई स्पीड डेटा स्टोरेज मीडियम है। रैम जो है आपका प्राइमरी मेमोरी एंड डायरेक्टली कनेक्टेड टू द प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट है यहाँ पे सीपीयू, रैम आपकी डायरेक्टली कनेक्टेड। आपने उस पिक्चर में देखा होगा ना, मेमोरी यूनिट के और सीपीयू को ही कनेक्ट कर रखा था, मींस मेमोरी यूनिट को सीपीयू के अंदर ही दिया हुआ था, तो मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड है सीपीयू से। और किसके थ्रू कनेक्टेड होता है? मेमोरी बस। यहाँ पे मेमोरी बस भी एज एन सॉफ्टवेयर सर्किट की तरह काम करती है, जो क्या कर रही है, प्रोग्राम को इंटरैक्शन कर, प्रोसेसर के साथ इंटरैक्शन, मतलब
सीपीयू के पास जितनी जल्दी डेटा आएगा उतना जल्दी सीपीयू प्रोसेस काम करता है। तो इसलिए मेमोरी यूनिट को कनेक्ट कर दिया जाता है सीपीयू यानी कि प्रोसेसर, सीपीयू को प्रोसेसर भी बोलते हैं, प्रोसेसर के साथ, ताकि ये वाया मेमोरी बस एक्टिव प्रोग्राम इंटरैक्शन के लिए, ताकि एक्टिवली इंटरैक्शन हो पाए उस डेटा से जिसको प्रोसेस करना है। Simply speaking, primary storage refers to integral storage devices that provides fast and efficient access to data or information. अगर सिंपल वर्ड्स में हम देखें तो प्राइमरी स्टोरेज एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है जो सिस्टम के अंदर है, जो फास्ट और एफिशिएंट एक्सेस कर रहा है डेटा का, राइट? However, it stores data or application for a short period of time while the computer is running. As I told you, इसके अंदर जो भी डेटा, जो भी एप्लीकेशन आप रन कर रहे हो वो उसी शॉर्ट पीरियड के लिए रहती है जिस शॉर्ट पीरियड में आप उस पर काम कर रहे हो। इसका एग्जांपल अभी हम देख सकते हैं, अगर हम गूगल मीट पे अभी काम कर रहे हैं तो जो हमारा लिंक है, जो भी सेटअप बना हुआ है, अभी हम रैम पर हैं, मैं अपने सिस्टम की रैम पर हूँ, आप अपने सिस्टम की रैम पर हो, ठीक है? जब तक ये प्रोसेस हो रही है तब तक हम लोग रैम पर ही रहेंगे। जैसे ही क्लासेस ऑफ होंगी हम इस रैम से बाहर आ जाएंगे, मतलब ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, हमें कुछ नहीं करना होगा और रैम वापस से क्लियर हो जाती है, कोई मेमोरी में वहां पे कोई डेटा नहीं होता है, राइट? अदर एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस इंक्लूड रीड ओनली मेमोरी। एक चीज और मैं बता दूं, रैम और रोम दो चीजें होती है। समटाइम्स स्टूडेंट कंफ्यूज कि रैम प्राइमरी मेमोरी होती है और रोम सेकेंडरी होती है। ऐसा नहीं है, दोनों ही प्राइमरी मेमोरी है, रैम भी और रोम भी। बट रोम जो होती है एक ऐसी मेमोरी होती है जो केवल रीड ओनली वर्क के लिए काम आती है, ये रैम की तरह काम नहीं करती कि ये सारी प्रोसेसिंग वहीं पर हो रही है। रोम का अपना एक अलग काम होता है। रोम का काम ऐसा होता है, ये ऐसी चिप्स होती हैं, इसमें बड़े बड़े ऐसे सॉफ्टवेयर हम लोग बना के इनबिल्ड करके सिस्टम के अंदर उनको इंटीग्रेट कर देते हैं, इक्विप्ड कर देते हैं, ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो बहुत मैंडेटरी होते हैं सिस्टम के चलने के लिए। तो वो केवल रीड ओनली सॉफ्टवेयर होते हैं। एक बार उस पर रख के, उस पर इन रैम पे इन सॉफ्टवेयर को रख के हम लोग उसको फिर रीड ओनली मोड पे डाल देते हैं, जिसमें से कोई उस पर कुछ राइट ना कर सके, मतलब कोई चेंज ना हो सके, और वो सॉफ्टवेयर फिर अपना काम करते हैं। जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है ना बूटिंग का, आप सिस्टम अपना खोलते हो तो बूटिंग होती है, ऐसे लाइन चलती है, मतलब वो बूटिंग एक सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम के खुलने से पहले आपके सारे डिवाइसेस को चेक करता है कि वेदर ऑल डिवाइसेस आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। अगर सारी प्रॉपरली वर्क करती हैं तो आपका सिस्टम खुल जाता है। अगर कोई भी प्रॉपर काम फंक्शनिंग नहीं हो रही है किसी डिवाइस की, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम बहुत सारी डिवाइसेस से बना है, अगर कोई भी फंक्शन अपना नहीं कर रही है डिवाइस प्रॉपरली, तो फिर वो एक मैसेज दे देगा और आपका सिस्टम नहीं खुलेगा। तो आप कहते हैं ना सिस्टम खराब हो गया, खुल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या मैसेज दे रहा है, ये बार बार कुछ लिखा हुआ आ रहा है। तो वो फिर ये काम सारा रोम करती है। ये काम रोम का है, थोड़ा डिफरेंट काम है, बट है वो भी प्राइमरी मेमोरी, ठीक है? पर वो वॉलेटाइल नेचर का नहीं है, वो उस पर एक बार जो डेटा दे दिया वो उस पर रह जाता है और उसको रीड ओनली मोड पे कर देते हैं। इसका अपना एक काम होता है, बट ये प्राइमरी मेमोरी की ही कैटेगरी में आता है, राइट? इसको याद रखना। which represents both the primary memory of the computer and a non-volatile storage. Non-volatile means इसमें डेटा रहता है, इसमें डेटा गायब नहीं होता, इसमें तो रखा ही हमने डेटा इसीलिए है और रीड ओनली मोड में डाल दिया और वो सॉफ्टवेयर हम सिस्टम के अंदर इक्विप कर देते हैं। अब ऐसा सॉफ्टवेयर हमें हमेशा चाहिए, जब तक सिस्टम रहेगा तब तक वो सॉफ्टवेयर चाहिए, राइट? तो वो हम फिर रोम पे दे देते हैं। तो रोम का ये काम होता है यहाँ पे। तो इसे नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज कहते हैं बिकॉज इट्स एबल टू रिटेन डेटा एंड एप्लीकेशन इवन इफ द डिवाइसेस लूजेस पावर। तो रोम पे वो सारा डेटा हमेशा रहता है, अगर सिस्टम ने पावर लूज कर दिया, खराब भी हो जाता है, तो रोम के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो खराब नहीं होते, वो आपको सिस्टम खराब हो गया है आपका मैसेज फ्लैश कर देते हैं, मींस दे आर वर्किंग, राइट? सो पी रोम अगर हम देखें तो रोम भी आपकी कैटेगराइज्ड होती है, जैसे पी रोम, पी मींस प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी which is a kind of memory chip that is programmed after the memory is constructed. यहाँ पे हम प्रोग्राम, जैसे अभी मैंने बोला ना सॉफ्टवेयर इसके अंदर इनबिल्ट करते, वही पी रोम है। मतलब आपने कोई प्रोग्राम, जो भी इंस्ट्रक्शंस देने थे सॉफ्टवेयर को, जो भी काम करवाना है, जैसे रीबूटिंग का काम कराना है, वो प्रोग्राम्ड है आपके, वो इनबिल्ट करके इसके अंदर हमने इनबिल्ट कर दिया।
So what is kind of a memory chip that is programmed after the memory is constructed? PROM is a sophisticated version of ROM that can be programmed once after it has been created. And cache memory, which is also common example of primary memory. इसके अलावा एक मेमोरी और होती है हमारी कैश मेमोरी, जिसे हम कैश बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी शॉर्ट नोट्स में या पूछ सकते हैं आपसे कैश मेमोरी क्या होती है। कैश मेमोरी क्या होती है ना, एक हेल्पिंग मेमोरी होती है जो रैम के साथ काम करती है, सीपीयू के साथ। जो ये भी रैम भी आपकी सीपीयू के साथ इंटीग्रेटेड है, ये कैश मेमोरी होती है, ये भी सीपीयू के साथ इंटीग्रेटेड होती है। ये करती है हाई स्पीड प्रोवाइड करने के लिए, मतलब डेटा को जितनी आप हाई स्पीड से डेटा दोगे सीपीयू में उतनी जल्दी प्रोसेसिंग होती है। तो अब हमारा काम क्या होता है सिस्टम का, कंप्यूटर का, कि आप अपने कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को जितना भी फास्ट कर सकते हो, कंप्यूटर सिस्टम उतना अच्छा माना जाता है। तो इसके लिए कैश मेमोरी बनाई गई बाद में, जो सीपीयू और रैम इन दोनों के बीच में रख दी गई है, जो क्या करती है ना, सीपीयू रैम तो ऑलरेडी फास्ट डेटा दे ही रहा है, पर ये उसे और फास्ट कर देती है। रैम से लिए हुए डेटा को अपने पास स्टोर करके सीपीयू को फटाफट प्रोवाइड कर दे। जैसे ये इस तरीके का है, सपोज आपसे मैं बोलूं कि फटाफट मुझे डेटा प्रोवाइड करो, आप तो दे ही रहे हो, पर एक हेल्पिंग हैंड और आ गया बीच में कि लाओ मैं मुझे दो और मैं देता रहूंगा डेटा, इस तरीके से। तो ये कैश मेमोरी मतलब स्पीड अप कर देती है, ये और ज्यादा स्पीड अप कर देती है, ताकि आपका सीपीयू बिल्कुल भी, क्योंकि सीपीयू बहुत फास्ट है, ठीक है, उसको जितनी जल्दी डेटा दोगे वो उतनी जल्दी काम कर लेगा। मतलब डेटा देना ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि कितनी जल्दी दे, उसके पास बहुत टाइम है, वो बहुत क्विक काम कर लेता है। तो डिले होती है केवल सीपीयू पर डेटा पहुंचने की, रैम से पहुंचने की, इसलिए कैश मेमोरी भी बीच में वर्क करती है, जो इस स्पीड को और बढ़ा देती है, ताकि सीपीयू का अननेसेसरी डिले ना हो, जल्दी जल्दी प्रोसेस हो आपकी, राइट। तो वो कैश मेमोरी होती है, और ये भी एक टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी में ही आ जाती है, ठीक है। It's more of a volatile memory of the computer that is placed between the CPU and the main memory. अब यहाँ पे एक main memory word आया, जो main memory word है वो भी आपका RAM के लिए ही है। RAM प्राइमरी मेमोरी भी RAM को ही बोलेंगे, RAM RAM को, रैंडम एक्सेस मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, प्राइमरी स्टोरेज भी बोलते हैं इसको, वॉलेटाइल मेमोरी भी बोल देते हैं इसको, और मेन मेमोरी भी इसको बोलते हैं। मेन इसलिए बोलो क्योंकि मेनली काम तो यहीं पर होता है, प्रोसेसिंग इसी मेमोरी पर हो रही है। रोम का अपना बिल्कुल अलग फंडा है, पर वो अलग तरीके से काम करती है, इसलिए रोम है तो प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट, और उसका वर्किंग कुछ डिफरेंट है, ठीक है, वो एक अलग चीज है। और कैश मेमोरी भी एक प्राइमरी मेमोरी का ही हेल्पिंग मेमोरी है, जो और स्पीड अप करती है, ताकि सीपीयू अननेसेसरी डिले ना करे, फटाफट प्रोसेसिंग हो और उसको डेटा मिलता रहे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था आपका प्राइमरी मेमोरी का। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, राइट? यस मैम। इज इट ओके? मींस बहुत ज्यादा हो रहा है क्या? तो मैं क्लास ये सेकेंडरी स्टोरेज पढ़ें कि ऐसे कल पढ़ेंगे? अब इसके बाद आता है, चलो देख लेते हैं इसको भी। नाउ कम्स टू सेकेंडरी स्टोरेज. It is yet another ideal storage solution in the computer's memory hierarchy that is used to store data or information on the long-term basis, more likely permanently. See, अब हम क्या करते हैं, हमारा कंप्यूटर का यूज तो तभी होगा ना जब वो डेटा हमारे पास हमेशा के लिए रहेगा। तो यहाँ पर फिर अब रैम पे तो प्रोसेसिंग हो रही है, पर डेटा रहेगा नहीं, प्रोसेसिंग कर रहा है, आपको दिखा रहा है, और फिर डेटा गायब हो जाएगा। तो उस डेटा को सेव करने के लिए फिर हमारे पास आई सेकेंडरी मेमोरीज, जहां पर हमने डेटा को स्टोर करके परमानेंटली स्टोर कर दिया अपने स्टोरेज पे। ये रैम से अलग है। अब यहाँ पे सीपीयू का कोई रोल नहीं है, सीपीयू यहाँ पे नहीं लेता। जैसे मैंने स्टेज की बात बताई थी आपको, एक स्टेज में परफॉर्मेंस आप कर रहे हो, तो स्टेज के बाद जो बच्चे जा रहे हैं, जो भी परफॉर्मेंस है, वो अपनी अपनी जगह पे बैठने जाते हैं जो उनको अलॉटेड होती है, या कोई परमानेंट जगह उनकी जहां वो चले जाते हैं और वहां वो हमेशा मिलेंगे जब तक स्टोर्ड है। तो वो इस तरीके से सेकेंडरी स्टोरेज होता है। तो हमारे पास जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है वो हमारा नॉन वॉलेटाइल होता है। इट्स नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, कॉमनली रिफर्ड एज एक्सटर्नल मेमोरी, दैट आर नॉट डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू। यहाँ पे सीपीयू का कोई रोल नहीं होता, सीपीयू केवल डेटा प्राइमरी मेमोरी से ही लेगा। They are also called as auxiliary memories. We can both internal and external plus beyond the primary storage. इस सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नली हमने ऐड किया हुआ है,
कंप्यूटर सिस्टम में इसका रोल केवल डेटा को स्टोर करने के लिए है. Because they are not directly accessed by the input-output channels, they are relatively slower than primary storage devices when it comes to data access. और अगर डेटा एक्सेस की बात करें तो ये स्लोअर है क्योंकि सीपीयू और रैम से इसका इंटरेक्शन नहीं होता है, राइट? इनपुट डिवाइसेस से डेटा रैम लेती है. However, it is one of the most valuable assets of data storage hierarchy that is capable of storing applications and programs permanently. जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना स्टोरेज मीडियम के तो हम काम ही नहीं कर सकते आगे. RAM is the long-term storage solution and expands the data storage capabilities. तो कौन कौन से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास होती हैं? सी कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज इंक्लूड्स हार्ड डिस्क, जो हमारे कंप्यूटर पे हार्ड डिस्क होती है हमारी, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव हम देखते हैं. पेन ड्राइव्स हमारी, स्टोरेज मीडियम्स, डीवीडी, सीडीज, ऑप्टिकल मीडिया, पेन ड्राइव्स, जो भी चीज में आप डेटा स्टोर कर रहे हो वो सारी आपकी सेकेंडरी स्टोरेजेस हैं. चिप्स, छोटी मेमोरी चिप लगी होती है आपकी, ये भी आपका सेकेंडरी स्टोरेज है, राइट? तो विच इज द मोस्ट कॉमन डेटा स्टोरेज device used to store and retrieve digital information? It's a high capacity data storage devices which also comes in internal storage medium as internal hard disk. ये internal storage medium की फॉर्म पे भी आती है और एक्सटर्नल की फॉर्म पे भी आती है. इंटरनल मतलब इनबिल्ट होती है, इससे अंदर हार्ड डिस्क हमारी है, और पेन ड्राइव बाहर से लगा के डेटा स्टोर कर लो तो ये एक्सटर्नल है, ये भी काम करती है. It's more of the most versatile medium of data storage that uses magnetic storage to achieve applications of data permanently. Magnetic storage devices भी होती हैं हमारे पास, जैसे magnetic tapes होते हैं, राइट? इनका भी अपना यूज है, आगे हम पढ़ेंगे इसको टॉपिक्स पे. सेकेंडरी स्टोरेज का ऑप्टिकल मीडिया, जैसे सीडी ड्राइव्स, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे हम बोलते हैं, डीवीडीज, डिजिटल वीडियो डिस्क, विच आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एनी सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ डेटा, है ना? कितना बड़े से बड़ा डेटा भी ये लोग स्टोर कर लेते हैं. Magnetic tapes, which are conventional method of data storage used across corporate environments. अगर आप मैग्नेटिक टेप्स देखें तो हम लोग, आप केवल इसका नाम सुना होगा आपने, पहले मैग्नेटिक टेप्स होते थे और जो रील्स चलती थी, आज भी कॉर्पोरेट सेक्टर में उसको यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने में. ये सीक्वेंशियली डेटा को स्टोर करता है, ठीक है? तो वो भी एक आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है. However, secondary storage devices are quite slower than the primary counterparts, which make them relatively cheaper but equally efficient. हालांकि रैम से सस्ती होती हैं, ये रैम सबसे ज्यादा महंगी होती है. एक्सटर्नल आप आपके सिस्टम पे रैम अगर 8 GB की होगी तो आप देखोगे कि आपकी जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो कई ज्यादा जीबी की होती है ना? तो क्योंकि ये चीपर होती है बट इक्वली एफिशिएंट है. जिस तरीके से रैम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसी तरीके से हमारे लिए सेकेंडरी स्टोरेज भी इंपॉर्टेंट है, राइट? स्टूडेंट्स, आज इतना ही पढ़ेंगे हम लोग.